लोगों को तत्काल आकर्षित करें। मैं न्यूयॉर्क में 33rd स्ट्रीट पर बने पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करने गया था और लाइन में लगा था। मुझे लगा कि कर्लक लिफाफे का वजन लेते हुए, उन पर टिकट चिपकाते हुए, पैसे गिनते हुए और रसीद देते हुए बोर हो रहा था, क्योंकि उसे यही काम हर रोज़ करना होता था। इसलिए मैंने खुद से कहा, मैं कोशिश करूँगा कि यह कर्लक मुझे पसंद करे, मेरी बातें उसे पसंद आए। इसलिए मुझे खुद के बारे में नहीं, बल्कि उसके बारे में बातें करनी होंगी। अब मैंने खुद से पूछा, इस आदमी में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्ची तारीफ कर सकता हूँ। कई बार इस सवाल का तत्काल जवाब देना काफ़ी कठिन होता है, खासकर अजनबियों के साथ। परंतु इस मामले में जवाब बहुत ही आसान था। मैंने तत्काल कुछ ऐसा देख लिया जिसकी मैं दिल खोल कर तारीफ कर सकता था। जब वह मेरे लिफाफे को तोड़ रहा था, तो मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मेरे बाल भी आप जैसे होते। वह थोड़ा चौंका और फिर उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ गई। उसने भी विनम्रता से कहा, अब तो ये उतने अच्छे नहीं रहे। मैंने उससे कहा कि हालांकि ये पहले जितने अच्छे नहीं रहे होंगे, पर अब भी ये बहुत आकर्षक है। यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। हम लोगों ने कुछ देर तक चुटपुट दिलचस्प चर्चा की और उसकी आखिरी शब्द थे, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह आदमी हवा में उड़ता हुआ लंच पर गया होगा और उसने रात को घर लौटकर अपनी पत्नी को यह बात बताई होगी। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने शीशे में खुद को देखा होगा और कहा होगा, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मैंने एक बार लोगों को यह कहानी सुनाई और बाद में एक व्यक्ति ने मुझसे यह सवाल पूछा, आप उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था मैं उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था अगर हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाएं कि हम सामने वाले से बिना कुछ लिए उसे जरा सी भी खुशी या तारीफ ना दे सकें, तो हमारी आत्मा सड़े हुए सेब की तरह सिकुड़ चुकी है और हमें निश्चित रूप से असफल हो जाना चाहिए। और हाँ, मैं उससे कुछ हासिल करना चाहता था। मैं उससे एक अमूल्य चीज़ हासिल करना चाहता था और जो मैं चाहता था वह चीज़ मुझे मिल भी गई है। मैं चाहता था कि मैं उसे खुश कर दूं, कि मैं बिना कुछ मिलने की आशा के उसे कुछ दे सकूं। यही वही भावना है जो घटना के बीत जाने के बाद भी हमारी यादों में लंबे समय तक बनी रहती है और मधुर स्वर में गुनगुनाती है। मानव व्यवहार का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम कभी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। वास्तव में अगर हम उस नियम पर चलेंगे तो हमारे पास अनगिनत दोस्त होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। परंतु जिस पल हम उस नियम को तोड़ेंगे, उसी पल से हम बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाएंगे। यह नियम है, हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, जॉन ड्यू ने कहा है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। विलियम जेम्स ने कहा, डर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है। हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह लालसा हमें जानवरों से अलग करती है। यही लालसा मानव सभ्यता के विकास का कारण है। दार्शनिक सदियों से मानव समुद्र के नियमों पर चिंतन मन करते आ रहे हैं और इस चिंतन मन से केवल एक महत्वपूर्ण सूत्र विकसित हुआ है। यह सूत्र नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास। जोरेओस्ट ने 2500 साल पहले अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी थी। कम्युनिकेस ने चीन में 2400 वर्ष पूर्व इसकी शिक्षा दी थी। उत्तावबौद्ध के संस्थापक लाओ त्से ने होन की घाटी में अपने शिष्यों को यह सूत्र सिखाया था। बुद्ध ने ईसा के 500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे पर इसका पाठ पढ़ाया था। 1900 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने इस सूत्र की व्याख्या की थी। ईसा मसीह ने इस नियम को एक विचार के रूप में संक्षेप में कहा था, जो शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो
जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए। आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने। आप सस्ती चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते, परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी, जैसे चार्ल्स schwab ने कहा है, आपकी दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। हम सभी यह चाहते हैं, इसलिए हमें श्रवणीय नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। कब, कैसे, कहाँ? जवाब है हर समय, हर कहीं। विस्कॉन्सिन के डेविड जी स्मिथ ने हमारी क्लास में बताया कि जब उन्हें एक चैरिटी ट्रस्ट के लिए रिफ्रेशर बूथ का चार्ज दिया गया तो किस तरह उन्होंने एक नाजुक परिस्थिति को संभाला। संगीत समारोह जिस रात को होने वाला था, उस रात को मैं पार्क में आया और मैंने देखा कि दो बुजुर्ग महिलाएं बुराई सा मुंह बनाकर रिफ्रेश स्टैंड के पास खड़ी हैं। दोनों को ही यह गलतफहमी हो गई थी कि वही इस कार्यक्रम की इंचार्ज थी। जब मैं वहाँ खड़ा विचार कर रहा था कि क्या क्या किया जाए, तो प्रयोजक समिति की एक सदस्य आई और उसने मुझे केस बॉक्स दे दिया और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने रोज और जैन का परिचय मेरे सहायकों के रूम में कराया और रवाना हो गई। काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। मुझे एहसास था कि कैश बॉक्स अब सस्ता सा प्रतीक बन गया है, इसलिए मैंने उसे रोज को दे दिया और कहा कि शायद मैं पैसे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाऊंगा और यदि वह यह जिम्मेदारी उठा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने जैन को सुझाव दिया कि वह दो किशोरों को, जिन्हें रिफ्रेशमेंट देने के लिए नियुक्त किया गया था, सोडा मशीन ठीक से चलाना सिखा दें। मैंने जैन से कहा कि वह प्रोजेक्ट के इस हिस्से की इंचार्ज रहेगी। पूरी शाम मज़ेदार रही। रोज खुशी खुशी पैसे गिनती रही और जैन किशोर का को मार्गदर्शन देती रही। मैं संगीत समारोह का आनंद लेता रहा। प्रशंसक की इस फिलोसफी का प्रयोग करने के लिए आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि आप फ्रांस के राजदूत ना हो जाएं या किसी कमेटी के चेयरमैन ना बन जाए। आप लगभग हर दिन इसका जादू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए, तो आप कहिए, मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, परंतु मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद है। शायद वह जवाब देगी, कोई परेशानी नहीं, और आलू बदले में उसे खुशी होगी क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया है। मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, क्या आप कृपया यह करेंगे? क्या आप कृपया, आपको कष्ट तो नहीं होगा, धन्यवाद जैसे छोटे छोटे वाक्य रोजमर्रा के जीवन की खुरदरी मशीन में तेल की तरह जाकर इसे एक बार फिर से चिकना बना देंगे। जाहिर है, इन छोटे छोटे वाक्यों से यह भी पता चलता है कि आप कितने सुसंस्कृत हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। हालकेन के उपन्यास 20वीं सदी के शुरू में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। उनकी पुस्तकें किशन द डिमर्स, द मैक्स मैन इत्यादि बेस्ट सेलर बन चुकी थी। करोड़ों लोग उनके उपन्यास पढ़ा करते थे। वे एक लोहार के पुत्र थे। उन्हें जिंदगी में 8 साल तक ही पढ़ने का अवसर मिला, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो वे अपने समय के सबसे अमीर साहित्यकार थे। कहानी इस तरह है, हालकेन को सनेट और ब्लड प्रिय थे, इसलिए उन्होंने दांते ग्रेबिल रोस्टी की सारी कविताएं पढ़ी थी। यही नहीं, उन्हें नरोस्टी की साहित्यिक उपाधियां और योगदान पर एक प्रशंसात्मक लेख भी लिखा और रोस्टी को इसकी एक प्रति भेजी। रोस्टी उसे पढ़कर गदगद हो गया। रोशनी ने खुद से कहा होगा, जो नौजवान मेरी प्रतिभा को समझ सकता है वह निश्चित रूप से खुद भी प्रतिभावान होगा। इसके बाद रोशनी ने इस लोहार के बेटे को लंदन बुलवाकर अपनी सेक्रेटरी बना लिया। इस घटना ने हालकेन के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी
वजह से वह अपने युग के महान साहित्यकारों से मिल पाया। उनकी सलाह से लाभ लेकर और उनके प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उसने अपने करियर को इस तरह शुरू किया कि उसने अपना नाम आसमान पर लिखवा दिया। आइल ऑफ मैन का पर उसका घर, गिरबा और कैसल दुनिया भर के सैलानियों के लिए मक्का बन गया और उसने विरासत में करोड़ों डॉलर की जायदाद छोड़ी है। और कौन जाने, अगर उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में वह लेख ना लिखा होता तो शायद वह गरीबी में ही जिया और गरीबी में ही मरा होता। यही सच्ची दिल से निकलने वाली प्रशंसा की प्रबल शक्ति है। रोशनी खुद को महत्वपूर्ण समझता था। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हम सभी खुद को महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। कई लोगों की जिंदगी शायद बदल जाए अगर कोई उन्हें यह अनुभव करा दे कि वे महत्वपूर्ण हैं। रोनाल्ड जे रोनाल्ड कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स के शिक्षक थे और वे कला के शिक्षक भी थे। उन्होंने क्रिस नाम के विद्यार्थी के बारे में हमें बताया। क्रिस बहुत शांत और शर्मिला बच्चा था जिसमें आत्मविश्वास कम था और वह उस तरह का विद्यार्थी था जिस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि दिया जाना चाहिए। मैं एक एडवांस्ड क्लास भी पढ़ाता हूँ जिसमें पढ़ना गौरव की बात समझी जाती है और यह माना जाता है कि उसमें पहुंचने वाले विद्यार्थी में कोई विशेष प्रतिभा होती है। बुधवार को क्रिस अपनी डेस्क पर मेहनत से काम में जुटा हुआ था। मुझे सचमुच महसूस हुआ कि उसके भीतर गहराई में कोई छुपी हुई आग धधक रही है। मैंने क्रिस से पूछा कि क्या वह एडवांस क्लास में जाना चाहेगा। क्रिस का चेहरा देखने लायक था। मैं उसके चेहरे के भावों को अब बयान नहीं कर सकता। 14 साल का वह संकोची लड़का अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन? मैं? मिस्टर रोलैंड, क्या मैं इतना अच्छा हूँ? हाँ जिम, तुम यकीनन इतने अच्छे हो। मुझे बात को वहीं पर रोकना पड़ा क्योंकि मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। जब क्रिस उस दिन क्लास से बाहर निकला तो वह अपने आप को 2 इंच लंबा महसूस कर रहा था। उसने अपनी नीली चमकदार आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जोशीली आवाज में कहा, धन्यवाद मिस्टर रोलैंड। क्रिस ने मुझे वह सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। महत्वपूर्ण अनुभव करने की हमारी प्रबल आकांक्षा है। मैंने तय किया कि मैं इस नियम को हमेशा याद रखूंगा और मैंने एक पोस्टर बना लिया, आप महत्वपूर्ण हैं। यह पोस्टर क्लासरूम के सामने, सबकी आंखों के सामने टंगा रहता और हर विद्यार्थी को यह एहसास दिलाता कि वह महत्वपूर्ण है। बिना लाग पेट के सच बात यह है कि आपसे मिलने वाले ज़्यादातर लोग अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में सुप्रिय समझते हैं। उनका दिल जीतने का एक अचूक तरीका किसी कुशल तरीके से उन्हें यह जता देना कि आपको उनके महत्व का एहसास है और आप इसे सचमुच स्वीकार करते हैं। इमर्सन की बात याद रखें, हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है। मैं उसकी हर मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। और इस मामले का दुखद पहलू यह है कि अक्सर ऐसे लोग जिनके पास खुद को सुप्रिय समझने का कोई कारण नहीं होता, वे अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए अहंकार और बहस का सहारा लेते हैं, जो सचमुच दिल दुखाने वाली बात है। जैसा शेक्सपियर ने कहा है, मनुष्य घमंडी मनुष्य जरा सी सत्ता की पोशाक पहनते ही ईश्वर की आंखों के सामने ऐसे ऐसे करतब दिखाता है जिन्हें देखकर देवदूत आंसू बहाने लगते हैं। मैं अब आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मेरे कोर्स के विद्यार्थियों ने किस तरह से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक उतारा। हम कनेक्टिकट के एक वकील का उदाहरण लेते हैं
जो अपने रिश्तेदारों की वजह से अपना नाम गोपनीय रखना चाहता था। कोर्स में भाग लेने के कुछ ही दिनों के बाद मिस्टर आर अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग आइलैंड पर अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से मिलने गए। पत्नी ने उसे अपनी बूढ़ी चाची से बातें करने के लिए बिठा दिया और खुद अपने कुछ युवा रिश्तेदारों से मिलने चली गई। क्योंकि मिस्टर आई को हमारी क्लास में एक भाषण देना था जिसमें उन्हें प्रशंसा के सिद्धांतों पर अमल और उनके परिणामों के बारे में बताना था, इसलिए उन्होंने उस वृद्ध महिला की प्रशंसा करने का एक निर्णय लिया। उन्होंने घर में चारों तरफ देखा कि वे किस चीज की सच्ची तारीफ कर सकता है। यह घर 1890 में बना है ना? उन्होंने पूछा। हाँ, महिला ने जवाब दिया। यह घर उसी साल बना था। यह मुझे उस घर की याद दिलाता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। उन्होंने कहा, यह बहुत सुंदर है, इसे दिल से बनाया गया है और इसमें बहुत जगह है। आजकल ऐसे घर बनते कहाँ हैं? वृद्ध महिला ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आजकल लोगों को सुंदर घर की कदर ही कहाँ है। वे तो बस एक छोटा सा अपार्टमेंट चाहते हैं और फिर वे अपनी कारों में बैठकर इतराते फिरते हैं। यह हमारे सपनों का घर था, उसने कांपती आवाज में कहा। हमने इसे प्रेम से बनाया। मेरे पति और मैंने इसका बरसों तक सपना देखा था। हमने इसे बनवाने में किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली। हम लोगों ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था। फिर इस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर दिखाया। मिस्टर आर ने उन खूबसूरत चीजों की दिल खोल कर तारीफ की जिन्हें वह महिला अपनी यात्राओं में खरीद कर लाई थी और जिन्हें सजोने में उसने जीवन बिता दिया था। मखमली शाल, पुराना अंग्रेजी टी शर्ट, सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे। घर दिखाने के बाद वृद्ध महिला मिस्टर आर को अपने गैरेज में ले गई। वहां कवर से ढकी हुई एक नई चमचमाती फेक कार खड़ी हुई थी। मेरी पति ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय पहले ही यह कार खरीदी थी, महिला ने आहिस्ता से कहा। उनकी मौत के बाद मैं इसमें कभी नहीं बैठी। तुम अच्छी चीजें की कदर करते हैं और इसलिए मैं तुम्हें यह कार तोहफे में देना चाहती हूँ। अरे आंटी, मिस्टर आर ने कहा, आप यह क्या कर रही हैं? आपने तो मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, परंतु मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं तो आपका निकट संबंधी भी नहीं हूँ। मेरे पास एक नई कार है और फिर आपके कई रिश्तेदार इस पे कार के मालिक बनना चाहते होंगे। रिश्तेदार? महिला ने कहा, हाँ, मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं ताकि वे मेरी कार पर कब्जा कर सके, परंतु यह कार उन्हें नहीं मिलने वाली। अगर यह कार आप उन्हें नहीं देना चाहती तो फिर आप इसे बड़ी आसानी से किसी सेकेंड हैंड डीलर्स को बेच सकती है। उन्होंने सुझाव दिया। बेच दूं? महिला चीखी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस कार को बेचूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी यह सहन कर पाऊंगी कि अजनबी लोग इस कार में घूमें? उस कार में जिसे मेरे पति ने मेरे लिए खरीद कर लाए थे। मैं इसे बेचने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं यह कार तुम्हें दे रही हूँ। तुम सुंदर चीजों की कदर करते हो। उसने बहुत प्रयास किया कि वह कार के तोहफे को अस्वीकार कर दे, परंतु महिला का दिल दुखाए बिना ऐसा करना संभव नहीं था। वह वृद्ध महिला अपने बड़े पुराने महल में अपनी मखमली शालों और फ्रांसीसी एंटिकस और अपनी यादों के साथ रह रही थी और थोड़े से आदर, थोड़ी सी प्रशंसा के लिए तरस रही थी। वह भी कभी युवा और सुंदर थी। उसमें भी कभी प्रेम से अपने सपनों का घर बनाया था और इसे सजाने के लिए पूरे यूरोप से दुर्लभ चीजें इकट्ठी की थी। अब वह बुढ़ापे में अकेले दिन गुजार रही थी और वह प्रेम चाहती थी, सच्ची सराहना चाहती थी और उसे कहीं नहीं मिलने और उसे यह कहीं नहीं मिले। और जब यह उसे मिले तो उसे लगा कि रेगिस्तान में झरना मिल गया है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसने अपनी पसंदीदा पे कार्ड को तोहफे में देने से कम कोई
बात पर्याप्त नहीं लगी। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। डोनाथ एम मैकमेल न्यूयॉर्क में राई में लैंडस्केप आर्किटेक्ट कंपनी ल्यूस एंड वेल्टाइन का सुपरिटेंडेंट था। उसने हमें यह घटना सुनाई। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोर्स में भाग लेने के बाद एक दिन मैं एक प्रसिद्ध जज की जायदाद को लैंडस्केप कर रहा था। जज ने बाहर आकर मुझे निर्देश दिए कि वे कहाँ पौधे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा, आपकी हॉबी बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि आपने कितने सुंदर कुत्ते पाल रखे हैं। मुझे लगता है कि आप मेडिसिन सेक्वेयर गार्डन के शो में हर साल बहुत सारे ब्लू रिबन जीतते होंगे। इस थोड़ी सी प्रशंसा का प्रभाव बहुत आश्चर्यजनक था। हाँ, जज ने जवाब दिया, मुझे अपने कुत्तों के साथ बहुत आनंद आता है। क्या आप मेरा डॉग हाउस देखना पसंद करेंगे? जज ने मुझे 1 घंटे तक कुत्ते और उनके द्वारा जीते गए इनाम दिखाए। इसके बाद उन्होंने उनकी वंश वाली का बखान किया, मुझे समझाया कि किस तरह उनके शुद्ध जातीय रक्त की वजह से ही वे इतने सुंदर और बुद्धिमान हो पाए हैं। आखिरकार मेरी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है? मैंने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा। क्या वह कुत्ते के पिल्ले से खेलना पसंद करेगा? जज ने पूछा। हाँ, वह तो खुशी से पागल हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर उसे एक पिल्ला तोहफे के रूप में भिजवा देता हूँ, जज ने घोषणा की। इसके बाद उन्होंने मुझे यह बताना शुरू किया कि पिल्ले को कैसे खिलाया जाता है। फिर वे रुके। अगर मैं आपको मुंह जुबानी बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे। बेहतर होगा कि मैं इसे लिख दूं। जज घर के अंदर गए और वहां पिल्ले की वंशावली और खान पान की आदतें टाइप की। उन्होंने सैकड़ों डॉलर का बहुमूल्य पिल्ला और अपना 1.25 घंटा का कीमती समय मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैंने उनकी हॉबी में और उनके उपलब्धियों की सच्ची तारीफ की थी। कोडक फ्रेम जॉर्ज ईस्टमैन ने ट्रांसपेरेंट फिल्म का आखिरकार आविष्कार किया जिसकी वजह से मोशन पिक्चर बनना संभव हुआ। उनके पास $1 अरब की संपत्ति थी और वे दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैनों में से एक थे। परंतु अपनी इन सारी अद्भुत उपलब्धियों के बावजूद वे भी प्रशंसा के उतने ही भूखे थे जितने कि आप और मैं। एक उदाहरण ले, ईस्टमैन रोस्टेटन में स्कूल ऑफ म्यूजिक और किलबोर्न हॉल बनाने जा रहे थे। ईस्टमैन की इन इमारतों में थिएटर चेयर्स लगनी थी, इसलिए सुप्रीम स्टिंग कंपनी के प्रेसिडेंट अपनी कंपनी के लिए उनसे कुर्सियों का ऑर्डर लेना चाहते थे। मिस्टर एड मसेन ने आर्किटेक्ट को फ़ोन करके रोस्टर में मिस्टर ईस्टमैन से मुलाकात का समय ले लिया। जब एडमसन उनके ऑफिस पहुंचे तो आर्किटेक्ट ने कहा, मैं जानता हूं कि आप यह ऑर्डर हासिल करना चाहते हैं, परंतु मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर आपने जॉर्ज ईस्टमैन का 5 मिनट से अधिक समय लिया तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वे बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और वे बेहद व्यस्त हैं, इसलिए जल्दी से ही अपनी बात कहो और वापिस आओ। एडमिशन यह सब करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। कमरे में दाखिल होने के बाद एडमिशन ने देखा मिस्टर ईस्टमैन अपनी डेस्क पर रखे कागजों के गट्ठे पर झुके हुए थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर ईस्टमैन ने अपना सिर उठाया, चश्मा उतारा और मिस्टर एडमिशन तथा आर्किटेक्ट की तरफ बढ़कर कहा, गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आर्किटेक्ट ने उनका परिचय कराया और फिर मिस्टर एडमिशन ने कहा, जब मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था मिस्टर ईस्टमैन, तो मैं मन ही मन आपके ऑफिस की तारीफ कर रहा था। ऐसे ऑफिस में काम करने का किसका दिल नहीं करेगा। मैं इंटीरियर बिजनेस में हूँ और मैंने अपने जीवन में इससे सुंदर ऑफिस नहीं देखा। जॉर्ज ईस्टमैन ने जवाब दिया, आपने मुझे वह बात याद दिला दी जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था। यह ऑफिस सुंदर
है ना। जब मैंने इसे बनवाया था तो शुरू में मुझे इसमें काम करने में बहुत आनंद आता था, परंतु अब मेरे दिमाग में दूसरी बहुत सी बातें रहती हैं और कई बार तो मैं हफ्तों तक अपने कमरे को ही ठीक से नहीं देख पाता। एडमसन ने उठकर अपने हाथों से एक पेन को छुआ। यह इंग्लिश ओक है ना। यह इटालियन ओक से जरा हटकर है। हाँ, ईस्टमैन ने जवाब दिया। यह इम्पोर्ट इंग्लिश ओक है। इसे मेरे दोस्त ने खास तौर पर पसंद करके चुना था और मेरा दोस्त लकड़ी का विशेषज्ञ था। फिर ईस्टमैन ने उससे पूरा कमरा दिखाया, उसके आकार पर टिप्पणी की, उसके घर और वे सारी चीजें जिनकी उन्होंने योजना बनाई थी और जिनके अनुसार यह कमरा तैयार हुआ था। कमरे में घूमते समय और लकड़ी के काम की सराहना करते हुए वे लोग एक खिड़की के सामने रुक गए और जॉर्ज ईस्टमैन ने अपने विनम्र अंदाज में उन संस्थाओं को की ओर संकेत किया जिनकी द्वारा वे मानवता की सेवा करने का प्रयास कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर, जनरल हॉस्पिटल, होमोथेरापिक हॉस्पिटल, फैमिली होम, चिल्ड्स हॉस्पिटल इत्यादि। एडम्सन ने दौलत का आशीर्वाद उपयोग करने के लिए उनकी तारीफ की। वे अपनी संपत्ति का प्रयोग मानवता के दुख दर्द कम करने के लिए कर रहे हैं। फिर जॉर्ज ईस्टमैन ने कांच का एक केस खोला और उसमें से अपना पहला कैमरा निकालकर एडम्सन को दिखाया। यह एक आविष्कार है जिसे उन्होंने एक अंग्रेज से खरीदा था। एडम्सन ने ईस्टमैन से विस्तार से पूछा कि बिजनेस में इतनी अपार सफलता हासिल करने से पहले उन्हें शुरुआत में किस तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ा। मिस्टर ईस्टमैन ने बचपन की अपनी गरीबी के बारे में बताया कि किस तरह उनकी विधवा माँ बोर्डिंग हाउस चलाती थी जबकि वे एक बीमा ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। गरीबी का राक्षस उन्हें दिन रात डराता रहता था और इसी वजह से उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे इतना अधिक धन कमाएंगे कि उनकी माँ को काम करने की जरूरत ना रहे। मिस्टर एडम्सन सवाल पूछते रहे और मन लगाकर पूरी बात सुनते रहे। फिर मिस्टर ईस्टमैन ने बताया कि किस तरह वे डाई फोटोग्राफी प्लेट्स के साथ प्रयोग किया करते थे, किस तरह वे पूरे दिन ऑफिस में काम करके रात को प्रयोगशाला में काम करते थे, जबकि लेने का समय भी वे प्रयोग के दौरान ही निकालते थे, जबकि कैम क्लिक्स अपना काम करते रहते थे। कभी कभी तो लगातार 72 घंटे तक वे अपने कपड़े भी नहीं बदलते थे और वे उन्हीं कपड़ों में सोते भी थे और काम भी करते थे। जेम्स एडम्सन को ईस्टमैन के ऑफिस में घुसने से पहले यह चेतावनी दी गई थी कि मुलाकात 5 मिनट से अधिक नहीं चलनी चाहिए, परंतु 2 घंटे गुजरने के बाद भी उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अतः मैं जॉर्ज ईस्टमैन ने एडम्सन से कहा, पिछली बार मैं जापान से कुछ कुर्सियां लेकर आया था और उन्हें अपने पोर्च में रख दिया है था, परंतु सूर्य गर्मी के कारण उनका पेंट उखड़ गया। इसलिए मैं कुछ दिन पहले बाजार जाकर पेंट लाया और मैंने अपने हाथों से उन कुर्सियों को पेंट किया। क्या आप देखना चाहोगे कि मैंने कैसा पेंट किया है? अच्छा, तो आइए मेरे साथ लंच पर घर चलिए और मैं आपको वे कुर्सियाँ दिखाता हूँ। लंच के बाद मिस्टर ईस्टमैन ने एडम्सन को वे कुर्सियाँ दिखाई जिन्हें वे जापान से खरीद कर लाए थे। उनकी कीमत कुछ डॉलर से अधिक नहीं थी, परंतु जॉर्ज ईस्टमैन को, जो अब एक अरबपति था, इस बात पर गर्व था कि इन कुर्सियों को उसने खुद पेंट किया था। जिन कुर्सियों का ऑर्डर लेने के लिए एडम्सन गया था वह ऑर्डर $90,000 का था। आपको क्या लगता है ऑर्डर किसे मिला होगा? जेम्स एडम्सन को यहाँ उसके किसी प्रतिद्वंदी को? इस घटना के बाद जॉर्ज ईस्टमैन और जेम्स एडम्सन पक्के दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती मिस्टर ईस्टमैन की मृत्यु तक चलती रही। फ्रांस के एक रेस्तरी मालिक क्लॉड मॉरिस ने इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अपनी एक महत्वपूर्ण कर्मचारी को नौकरी न छोड़ने के लिए राजी कर लिया। यह महिला उसके यहाँ 5 साल से नौकरी कर रही थी और वह मॉरिस तथा उसके
21 लोगों के स्टाफ के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी थी। जब इस महिला ने अपना इस्तीफा रजिस्टर पोस्ट से भिजवा दिया तो मॉरिस को धक्का लगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और उससे भी बढ़कर मैं निराश हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसके साथ पूरी तरह न्याय कर रहा हूँ और उसकी आवश्यकता को पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि वह कर्मचारी के साथ साथ दोस्त भी थी, इसलिए हो सकता था कि मैं उस अन्य कर्मचारी की तुलना में कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा करने लगा था और इसलिए उस पर मानसिक दबाव बढ़ गया हूँ। बिना पूरी बात को समझे मैं उसका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता था। मैंने उसे अकेले में बुलाकर उससे कहा, पाल, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। तुम मेरे और इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इस रिश्ते की सफलता के लिए तुम भी उतनी महत्वपूर्ण हो जितने कि मैं हूँ। मैंने इस वाक्य को पूरी स्टाफ के सामने कहा। फिर मैं उसे अपने घर ले गया और वहाँ पर अपने परिवारों के सामने भी उससे यही कहा। पार्क ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और आज मैं उस पर पहले से अधिक विश्वास कर सकता हूँ। मैं बार बार उसकी काम की सराहना करता हूँ और उसे यह बताता रहता हूँ कि यह मेरे और रेस्तरां के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक डिज़रायली ने कहा था, लोगों से उनके बारे में बात कीजिए और वे घंटों तक आपकी बातें सुनते रहेंगे। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से